विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। आशा करता हूं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस टीचिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। आप इनका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आने वाले भविष्य में आप सभी से आगे रहें। प्रिय विद्यार्थियों, जो वर्तमान में भविष्य की योजनाएं बना लेते हैं और भविष्य में होने वाले कार्य को वर्तमान में ही प्रारंभ कर देते हैं, वो हमेशा युग में आगे रहते हैं। आप इन क्लासेज का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, अधिक से अधिक इन्हें देखें और कोई भी समस्या आपको आती है, इफ एनी प्रॉब्लम परसिस्ट देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन कॉन्टैक्ट योर सब्जेक्ट टीचर्स। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं फिर विद्यालय प्रबंधन को इस इनोवेशन के लिए, इस नए कार्य के लिए मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं आप सभी का स्टडी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास 12th की अंग्रेजी की क्लास चल रही है और आपका टॉपिक वही चल रहा है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है प्रतिवेदन लेखन। इसके बारे में आपको डिटेल से बता भी चुका हूं, 5-6 रिपोर्ट में आपको लिखवा भी चुका हूं। यहां से आगे हम बात कर रहे हैं। रिपोर्ट राइटिंग में 2 प्रकार की रिपोर्ट का यहां जिक्र किया जाता है। पहली रिपोर्ट जो होती है वो किसी घटना पर होती है और दूसरी रिपोर्ट किसी फैक्ट पर होती है, किसी तथ्य पर होती है। प्रिय विद्यार्थियों, घटना की हम बात करते हैं, एक्सीडेंट और इवेंट, यही रिपोर्ट आपकी चल रही है। दूसरी कोई फैक्चुअल रिपोर्ट अभी एक भी मैंने नहीं लिखाई है। फैक्चुअल रिपोर्ट जो होती है किसी तथ्य पर आधारित होती है और वो तथ्य जो होता है हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही उसको हम लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही उसके बारे में हम विवरण देते हैं। लेकिन यहां बात की जा रही है आपकी ऐसा डिस्क्रिप्शन जो पहले घटित हो चुका है, ऐसा विवरण जो पहले घटित हो चुका है, चाहे वो अचानक से घटित हुआ हो, चाहे वो आपका घटित किया गया हो। यानी कि यहां बात की जा रही है कि आपकी रिपोर्ट एक एक्सीडेंट और एक इवेंट, अभी तक जितनी भी रिपोर्ट लिखाई गई हैं वो एक्सीडेंट और इवेंट की लिखाई गई हैं। मैं यहां कोशिश करूंगा कि आपकी रिपोर्ट उन्हीं को लिखाऊं जो आपके सिलेबस में आपकी जो किताब दी हुई है उसके पीछे दी हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, रिपोर्ट वही लिखाऊंगा जो आपके एग्जाम्स में बहुत पहले 5 या 6 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले आ भी चुकी हैं और बार बार उनका आने का चांस भी होता है। उन्हीं रिपोर्ट को मैं यहां लिखाऊंगा और इसके अलावा आपके सिलेबस में आपकी जो किताब दी हुई है उस किताब के पीछे कंपोजिशन ग्रामर का चैप्टर दिया हुआ है। उस कंपोजिशन ग्रामर में आपके रिपोर्ट के बहुत सारे थीम, बहुत सारे टाइटल, शीर्षक दिए हुए हैं। उनमें से ही मैं यहां रिपोर्ट आपको लिखाऊंगा और उन्हीं में से आज की आपकी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है सर्जिकल स्ट्राइक बाय द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक इन पीओके। कहां? पीओके में। भारतीय सेना ने पीओके में एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उसका एक ब्रीफ, एक संक्षिप्त रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, एक छोटी रिपोर्ट तैयार करनी है। आपके सिलेबस का आपकी किताब में दिया हुआ है, प्रिपेयर ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑन सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडियन आर्मी इन पीओके। पीओके का मतलब पाक ऑक्यूप्ड कश्मीर। मैं आपको कल बता भी चुका हूं, भारत के मानचित्र में यदि बात की जाए तो इस तरह का भारत का मानचित्र जो है और इस मानचित्र में ये भारत का मानचित्र है। प्रिय विद्यार्थी, इस भारत के मानचित्र में जो ये हिस्सा है ऊपर वाला, ये पीओके है। इसका नाम पीओके इसलिए रखा गया है कि इस
कश्मीर के क्षेत्र को, भारत का जो कश्मीर था उसको पाकिस्तान ने अधिकार में ले लिया। और पड़ोसी जो देश है टेररिस्ट आतंकवादियों को उस क्षेत्र में पालता है, उस क्षेत्र में शरण देता है और वो बार बार सीमा पार से यहाँ घुसपैठ करते हैं भारत में, और वो कई बम धमाकों को, टेररिस्ट अटैक को अंजाम देते हैं। इसी क्रम में भारत ने अपनी इसी चीज का बदला लेते हुए उस पीओ के क्षेत्र में, पाक ऑक्यूप्ड कश्मीर क्षेत्र में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और वो सर्जिकल स्ट्राइक में उन आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया था। इसी पर यह शॉर्ट रिपोर्ट है। श्रीनगर 16 सितंबर। टुडे द इंडियन आर्मी, आज भारतीय सेना ने परफॉर्म सर्जिकल स्ट्राइक, क्या की थी? एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी ऑन टेररिस्ट कैंप, माने आतंकवादियों के कैंप्स, माने शिविरों पर, ठिकानों पर, इन पीओ के, कहा? पाकिस्तान ऑक्यूप्ड कश्मीर। आज कितने तारीख को? 16 सितंबर को। मैंने आपको बताया था जो घटना जिस दिन घटित होती है हम उसी दिन का विवरण लिखते हैं। कभी भी अपनी तरफ से उसमें हम समय को, टाइम को, स्थान को परिवर्तित नहीं करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक वहां की थी, हम यहां जयपुर का नाम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि रिपोर्ट गलत होगी। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, इस स्थिति में आप यदि रिपोर्ट लिखते हो तो वहां हितों का टकराव होता है, और ये पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी रिपोर्ट को तैयार करते समय रिपोर्टर अपनी तरफ से उसमें कुछ भी नहीं लिखता है। मतलब कहने का, अपने व्यक्तिगत पर्सनल जो फीलिंग्स, इमोशंस होती हैं उसमें उनको कोई जगह नहीं देता है। आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उन पर सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने आज की थी। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है एक प्रकार से हम किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर के बिना पता लगे हुए और हम उन ठिकानों को नष्ट कर देते हैं, वो सर्जिकल स्ट्राइक इसका नाम दिया गया है। बाकी स्ट्राइक मान क्या होता है? एक प्रकार का झटका देना, और सर्जिकल का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से शल्य चिकित्सा करना, झटके के साथ। ध्यान देना, यू हैव टू लिसन intently what I am saying here in this class। किसी भी कार्य को एकदम से झटके से करना, और सर्जिकल का मतलब, सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा करना, और यहां इसीलिए इस प्रकार के कार्य को सर्जिकल स्ट्राइक नाम दिया गया है कि एक झटके के साथ ऑपरेशन करना, शल्य चिकित्सा करना उन टेररिस्ट की, उन आतंकवादियों का। दिस ऑपरेशन लास्टेड, ये कार्य समाप्त हुआ 2 आवर्स, माने 2 घंटों में। कुल मिलाकर 2 घंटे इसमें लग गए थे। रात्रि में, सुबह के समय इसको किया गया था, और हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स थे वो इस सर्जिकल स्ट्राइक को करने के बाद सुरक्षित, सकुशल उन आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने के बाद वो सकुशल वापस लौट आए थे बिना किसी को पता लगे हुए। ये 2 घंटों में समाप्त हुई थी। देयर वर 11 टेररिस्ट हिडिंग प्लेसेज। देयर वर वहां थे, 11 माने 11 टेररिस्ट हिडिंग प्लेसेज, माने आतंकवादियों के गुप्त स्थान। हिडिंग माने छुपे हुए या गुप्त स्थान इन द एरिया, उस क्षेत्र में। उस क्षेत्र में 11 आतंकवादी छुपे हुए स्थान थे। 11 आतंकवादी नहीं थे, 11 क्या थे? स्थान थे। यदि 11 आतंकवादी होते तो हम टेररिस्ट के पीछे एस लगा देते, बहुवचन बन जाता। लेकिन यहां बहुवचन आतंकवादी नहीं है, बहुवचन क्या है? प्लेसेज, स्थान। 11 क्या थे? गुप्त स्थान थे आतंकवादियों के उस क्षेत्र में। दे सेंट टेररिस्ट, वे भेजते थे, टेररिस्ट माने आतंकवादियों को, अक्रॉस LOC।
एलओसी के पार। एलओसी का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इस जगह पर एक नियंत्रण रेखा बनी हुई है, बॉर्डर जो होता है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ इस सभी को लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं बोलते, ये तो क्या है, बॉर्डर क्षेत्र है। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उस पर जो एक नियंत्रण रेखा बनी हुई है उसी को हम क्या कहते हैं, एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, नियंत्रण रेखा। तो वो नियंत्रण रेखा के पार यानी कि हमारे देश में आतंकवादियों को भेजते थे। These places were completely destroyed, ये स्थान पूरी तरीके से वर डिस्ट्रॉयड माने नष्ट कर दिए गए बाय द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ इंडिया, भारत के बहादुर सैनिकों के द्वारा। जो सैनिक दल वहां भेजा गया था, जो कमांडोज वहां भेजे गए थे, ध्यान रखना, जो कमांडोज वहां भेजे गए थे, एक दल भेजा, एक टीम भेजी गई थी वहां, उन्होंने उन ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। मैनी पाकिस्तानी सोल्जर्स वर किल्ड इन दिस ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन में बहुत से पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए, क्योंकि जब उनको पता लगा इस बात का तो उन्होंने भी प्रयास किया था और वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो ये जो स्ट्राइक हुई थी, ये जो ऑपरेशन हुआ था, इस ऑपरेशन में कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए थे। नेक्स्ट, आवर आर्मी had to perform this surgical strike across the border in revenge of the continuous attacks by Pakistani terrorists across the LOC. Our army, हमारी सेना को had to perform करना पड़ा this surgical strike, इस सर्जिकल स्ट्राइक को, इस क्या कहते हैं, ऑपरेशन को, अक्रॉस द बॉर्डर माने सीमा के पार, इन रिवेंज माने बदला लेने के लिए। रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला लेना, ऑफ द कंटिन्यूअस अटैक्स माने लगातार, अटैक्स माने हमलों का, बाय पाकिस्तानी टेररिस्ट माने पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा। पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जो लगातार हमले किए जा रहे थे उनका बदला लेने के लिए किया गया था। अक्रॉस द एलओसी, जो कहां किए जा रहे थे, एलओसी के पार, यहां इंडिया में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो हम बार बार हमले किए जा रहे थे, इस हमलों का बदला लेने के लिए ऐसा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिस एक्शन ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का यह एक्शन इज बीइंग लॉडेड बाय एवरीबॉडी। भारतीय सेना ने जो एक्शन लिया है, जो ऑपरेशन ये किया है, इस ऑपरेशन का प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा प्रशंसा की जा रही है। इट वॉज द सीक्रेट मिशन, यह एक गुप्त मिशन था, एक गुप्त लक्ष्य था जो बनाया गया था। इट वॉज मैनेज बाई NSA ऑफ इंडिया, अजीत डोभाल। इसका जो मैनेजमेंट किया गया था, इसका जो प्रबंधन किया गया था, इसको संचालित किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था, भारतीय जो NSA हैं, NSA का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मिस्टर अजीत डोभाल, इन्होंने इसका क्या किया था, मैनेज इसको किया था। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका क्या हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन आर्मी के द्वारा पीओके में। आप इसको कॉपी कर सकते हो, इसको उतार सकते हो, या वीडियो को पॉज करते हुए भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से उतार सकते हो। इसको उतारिए। नेक्स्ट में चलता हूं, आपको 5 सेकंड का समय देता हूं। चलते हैं आगे। मैं आशा करता हूं आपने इसको उतार लिया होगा, इसको कॉपी कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट, अगली बात करते हैं उसी प्रकार की रिपोर्ट जो यहां आपकी क्या कहते हैं,
इवेंट और एक्सीडेंट वाली। ये भी एक्सीडेंट नहीं कह सकते इसको, चाहे इसमें दुखद घटना हुई है लेकिन एक्सीडेंट नहीं, इवेंट, क्योंकि इसको पूर्व निर्धारित, पूर्व नियोजित ये ऑपरेशन था। A report on annual function. बिल्कुल, मैंने 2 दिन थोड़ा तेज चला था, कुछ विद्यार्थियों की शिकायत उसमें आई थी। ए रिपोर्ट एंड एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव पर एक रिपोर्ट। आराम से चलते हैं, डोंट वरी, 2 दिन ज्यादा लग जाएंगे, इतना दिक्कत नहीं है। 1 महीने से ऊपर 4 तारीख को आपकी क्लास चली थी, 4 के बाद में 10 तारीख के आसपास आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। ए रिपोर्ट ऑन एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव पर एक रिपोर्ट। किस प्रकार की रिपोर्ट? चलते हैं आगे। आपको यहां रिपोर्टर का नाम लिख देना है बाई पंकज शर्मा, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। ये इसका रिपोर्टर है, कक्षा 12 का विद्यार्थी पंकज शर्मा के द्वारा इसकी रिपोर्ट तैयार की गई है। किसकी रिपोर्ट? एनुअल फंक्शन की। आप यहां समय लिख दीजिए। और स्थान लिख दीजिए, अलवर, 8 मार्च। The annual function of our school, the annual function of our school Galaxy Senior Secondary School was organized on the 7th of March this year of this year। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात की जा रही वार्षिक उत्सव की। आपके विद्यालय में एक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था और उस वार्षिक उत्सव में सभी बच्चों ने भाग लिया था। उस वार्षिक उत्सव का एक रिपोर्ट यहां तैयार की जा रही है और वो जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है वो रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जा रही है? पंकज शर्मा, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, कक्षा 12 का एक विद्यार्थी है पंकज शर्मा, वो इस रिपोर्ट को तैयार कर रहा है। द एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव ऑफ आवर स्कूल, हमारे विद्यालय गैलेक्सी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, वॉज ऑर्गेनाइज, आयोजित किया गया था ऑन द 7th of March, मार्च की 7 तारीख को, ऑफ दिस ईयर, इस वर्ष का जो एनुअल फंक्शन है मार्च की 7 तारीख को आयोजित किया गया था। आप चाहें तो इस ऑफ प्रपोजिशन को हटा भी सकते हैं, तब भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, ये ध्यान रखना। It was held, इसका आयोजन किया गया था
in the central hall of the school which was tastefully decorated for the occasion. यह it was held, ये आयोजित किया गया था क्या? एनुअल फंक्शन इन द सेंट्रल हॉल, केंद्रीय कक्ष में, ऑफ द स्कूल, विद्यालय के, विच वॉज टेस्टफुली डेकोरेटेड, जिस केंद्रीय कक्ष को, जिस सभागार को, वॉज टेस्टफुली डेकोरेटेड माने बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेटेड सजाया गया था, फॉर द ओकेजन माने इस अवसर के लिए। कौन से अवसर के लिए? जो अवसर था कौन सा? एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव का। इस अवसर के लिए इसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। मिस्टर इंद्रजीत सिंह, द कलेक्टर of our district presided over the occasion। प्रिय विद्यार्थी, यहां इस कक्ष को अच्छे तरीके से सजाया गया था और श्रीमान इंद्रजीत सिंह, कौन है इंद्रजीत सिंह? द कलेक्टर ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट, हमारे जिले के कलेक्टर श्रीमान इंद्रजीत सिंह ने प्रीसाइडेड ओवर द ओकेजन, इस अवसर पर या इस अवसर की क्या की? अध्यक्षता की। यानी जो एनुअल फंक्शन है, इस एनुअल फंक्शन में किनको इनवाइट किया गया था? श्रीमान इंद्रजीत सिंह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उनको यहां इनवाइट किया गया था और उन्होंने यहां इसकी अध्यक्षता। आप लिख भी सकते हो मिस्टर इंद्रजीत सिंह, the collector of our district was invited to the occasion and he, और उन्होंने presided over the occasion, और उन्होंने इस अवसर पर क्या की? अध्यक्षता की। आप ऐसे लिख सकते हो, आपका एक पंक्ति और आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट लिखोगे, our principal spoke a few words to welcome, एक साथ ही है, the chief guest and अदर गेस्ट्स। हमारे प्रधानाचार्य ने स्पोक माने बोले, ए फ्यू वर्ड्स माने कुछ शब्द, टू वेलकम माने स्वागत करने के लिए, द चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि जो है वो श्रीमान इंद्रजीत सिंह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। एंड अदर गेस्ट, और अन्य अतिथि, जो अतिथि आए थे वहां चीफ गेस्ट आए थे, अन्य भी आगंतुक आए थे, पेरेंट्स आए थे, उन सभी के लिए हमारे प्रधानाचार्य ने एक वेलकम स्पीच बोला था। उन सभी के लिए स्वागत का एक स्पीच वहां उन्होंने बोला था। कुछ शब्द बोले थे कि यू आर वेलकम, यू ऑल आर वेलकम टू दिस ओकेजन, आप सभी का धन्यवाद देते। ये इस तरीके से उन्होंने कुछ यहां बोला था हमारे प्रिंसिपल, हमारे प्रधानाचार्यों ने। द फंक्शन was followed by a brief musical performance
and different competitions। ये जो फंक्शन आगे बढ़ा था वो किससे आगे बढ़ा था, यानी कि पहले तो यह बात की गई है कि प्रिंसिपल सर ने उनके स्वागत के लिए कुछ बोला था, और उसके बाद जो फंक्शन था उसके बाद क्या हुआ था, एक ब्रीफ म्यूजिकल परफॉर्मेंस उसमें हुई थी। एक ब्रीफ मान क्या होता है, संक्षिप्त, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, कम समय का। म्यूजिकल माने संगीतमय, और परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, प्रस्तुति। कुछ समय इस तक इसमें एक छोटी सी संगीत प्रस्तुति चली थी, एंड डिफरेंट कॉम्पिटिशंस, और भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएं भी इसमें चली थी। ओके डियर्स, यहां ये आगे हुए हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मेरे हिसाब से यहां पैरा चेंज भी कर लेते हैं थोड़ा सा, आपकी पंक्तियां भी कई हो गई हैं। आवर प्रिंसिपल, पैरा चेंज कर लीजिए यहां से। आवर प्रिंसिपल हमारे प्रधानाचार्य ने requested the chief guest to distribute prize। हमारे प्रधान, मैं आपने उतार लिया होगा शायद, वो उतारा थोड़ी नहीं, मैंने जो मिटाया था। आप उसको नहीं उतारा भी है तो आप उसको वीडियो को पॉज करके भी यहां आराम से लिख सकते हो। आवर प्रिंसिपल हमारे प्रधानाचार्य ने रिक्वेस्टेड, प्रार्थना की, द चीफ गेस्ट माने मुख्य अतिथि से, टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइज माने पुरस्कार वितरण करने के लिए। ही गेव अवे द प्राइज, उन्होंने गेव अवे माने वितरण किया, द प्राइज माने पुरस्कारों का, टू द विनर्स, टू द विनर्स, किनके लिए, विजेताओं के लिए, जिन्होंने प्रतियोगिता में, जिन्होंने म्यूजिक कंपटीशन में और किसी क्षेत्र में जिन्होंने जीत दर्ज की है, उन विजेताओं को, विनर्स को, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उन्होंने उनको क्या किया है, पुरस्कार वितरण किया है। द विनर्स वर हैप्पी and their parents were looking on them with fond eyes and beaming faces। यह बात की जा रही है, द विनर्स वर हैप्पी, विजेता थे वो खुश थे, एंड देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिता, वर लुकिंग, देख रहे थे, ऑन देम, उन पर, विद फॉन्ड आईज, कैसी आंखों से, अनुरक्त आंखों से। अनुरक्त आंखों, फॉन्ड माने यहां शौकीन होना, अनुरक्त होना, प्रिय, बहुत ही प्रिय आंखों से वो उन पर क्या कर रहे थे, देख रहे थे। एंड बीमिंग फेसेस, और चमकदार चेहरों से उन पर क्या कर रहे थे, देख रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं। द चीफ गेस्ट आल्सो मेड ए शॉर्ट स्पीच, मुख्य अतिथि ने भी
एक संक्षिप्त भाषण दिया। मतलब जो मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे मिस्टर इंद्रजीत सिंह, द कलेक्टर ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने भी एक छोटा सा भाषण दिया एंड इंस्पायर्ड और द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, और विद्यार्थियों को और अध्यापकों को प्रेरित किया टू डू द बेस्ट, टू डू द बेस्ट इन देयर लाइफ। लाइफ लिख लेना, अपने जीवन में वो अच्छा करें, सबसे अच्छा करें। इस बात के लिए उन्होंने एक छोटा सा स्पीच भी दिया था एंड इंस्पायर्ड और प्रेरित किया था द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, एंड टीचर्स और अध्यापकों को टू डू द बेस्ट माने सबसे अच्छा काम करने के लिए इन देयर लाइफ माने अपने जीवन में। आगे चलते हैं। He congratulated the principal and the teachers for their excellent jobs। उन्होंने, किन्होंने, चीफ गेस्ट ने कॉन्ग्रेचुलेटेड यानी धन्यवाद दिया, सॉरी बधाई दी, द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य को, एंड द टीचर्स और अध्यापकों को फॉर देयर एक्सीलेंट जॉब माने उनके एक्सीलेंट माने सर्वश्रेष्ठ काम के लिए। आवर प्रिंसिपल also thanked to everyone and the function was over। हमारे प्रधानाचार्य ने भी थैंक्ड माने धन्यवाद दिया टू एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति को, एंड द फंक्शन वाज ओवर, और इस प्रकार से ये फंक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। ओवर जो प्रपोजिशन है समाप्त होने के लिए आता है, प्रिय विद्यार्थी ध्यान रखना। आप सभी बहुत अच्छे तरीके से उनको पढ़ते चलिए, अंग्रेजी को आप अभी से अच्छा तैयार कर लीजिए, जिससे कि आने वाले भविष्य में आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशंस हैं आईआईटी और मेडिकल के अलावा भी, जिसमें अंग्रेजी का बहुत बड़ा महत्व है। मुझे ये कह देता हूं आपको कि आईआईटी और मेडिकल लाइन में भी अंग्रेजी का बहुत बड़ा महत्व है। आप जहां कभी कोचिंग करने जाओगे वहां भी इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश में सारे शब्द आपके साइंस के जो वर्ड हैं वो अंग्रेजी में ही है। आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद भी आपका जो स्टडी चलता है वो इंग्लिश में ही चलता है। और इनके अलावा भी बहुत से जॉब्स हैं, उनमें भी अंग्रेजी सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले करती है। तो आप यहाँ अंग्रेजी को बहुत अच्छे तरीके से अभी से जुलाई अगस्त आने से पहले पहले ही आप पूरा कर दीजिए। आपका 8-10 तारीख तक, 11 तारीख तक आपका ये ग्रामर पोर्शन बिल्कुल समाप्त हो चुका होगा। और फिर हम किताब उठाते हैं, और किताब में भी आपको डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, पीडीएफ में एक भी क्वेश्चन नहीं डालूंगा, सारे क्वेश्चन यही लिखाऊंगा इसी पे व्हाइट बोर्ड पे, एक एक क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखाता चलूंगा, और आप उनको आराम से उनका आंसर भी लिखते चलेंगे। ओके डियर्स, यहां आप इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको उतार सकते हैं, और इसमें मैं आपको टाइम देता हूं। और नेक्स्ट जो बात की जा रही है, अगले उस पर टॉपिक पे आते हैं, अगला जो थीम है इसका, उस पर हम यह बात करते हैं। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, 10 सेकंड का आपको समय देता हूं।
मेरे हिसाब से आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। चलिए मिटाता हूं। नेक्स्ट तीसरा, काइट फ्लाइंग फैटल फॉर बर्ड्स। काइट फ्लाइंग पतंगबाजी। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपने आज ये तीसरी रिपोर्ट है, 2 रिपोर्ट में लिखवा चुका हूं। यहां बात करते हैं तीसरी रिपोर्ट की। पहली जो रिपोर्ट आपको लिखवाई थी सर्जिकल स्ट्राइक इन पीओके, पाक ऑक्यूप्ड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो आपकी जो किताब थी उस किताब के पीछे कंपोजिशन ग्रामर में रिपोर्ट राइटिंग का चैप्टर दिया हुआ है, उसमें दी हुई थी। हालांकि अभी तक वो किसी एग्जाम में आपके किसी साल आई नहीं है। दूसरी रिपोर्ट मैंने आपको लिखाई थी एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव पर। वार्षिक उत्सव पर रिपोर्ट पहले भी कई बार आपको आ चुकी है, सन 2013 में भी आ चुकी है और उससे पहले भी आ चुकी है। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं, वार्षिक उत्सव पर जो रिपोर्ट थी वो नंबर 1 तो आपके किताब दी हुई है, उस किताब में रिपोर्ट वाला जो चैप्टर है ग्रामर का उसमें वो रिपोर्ट दी हुई है। नंबर 2, 2018 में बोर्ड, राजस्थान बोर्ड प्रति वर्ष अपना एक सैंपल पेपर देता है, प्रति वर्ष एक नमूने का प्रश्न पत्र देता है। उस सैंपल पेपर में आपकी ये रिपोर्ट थी एनुअल फंक्शन की, वो सन 2018 के सैंपल पेपर में दी हुई थी। होता क्या है, सैंपल पेपर में से एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन उसमें से जरूर आ जाते हैं। दूसरी बात, जिस वर्ष का सैंपल पेपर होता है उस वर्ष चाहे उसमें से कोई क्वेश्चन नया आए, लेकिन अगले 2 वर्ष या 3 वर्षों में उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ आ सकता है। इसीलिए रिपोर्ट में आपको लिखाई थी एनुअल फंक्शन की, वार्षिक उत्सव की, ये सन 2018 के बोर्ड का जो सैंपल पेपर था उसमें आ चुकी है। अब दूसरी हम बात करते हैं काइट फ्लाइंग फैटल फॉर बर्ड्स। काइट फ्लाइंग माने पतंगबाजी, फैटल घातक है, फॉर बर्ड्स माने पक्षियों के लिए। लोगों का काइट फ्लाइंग का बहुत समय से एक सगल रहा है। सगल शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, उर्दू भाषा का है। सगल का मतलब होता है शौक। बहुत समय से काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी एक शौक रहा है और आज भी काइट फ्लाइंग करते हैं और ये आनंद का विषय भी है। राजस्थान में विशेषकर काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी बहुत ज्यादा होती है। जयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में पतंगबाजी बहुत ज्यादा यहाँ होती है। दूसरी हम बात करते हैं राजस्थान जो क्षेत्र है उसमें भी, जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें पतंगबाजी का विशेष शौक है और ये बहुत समय से एक आनंद का जो पल रहा है। लेकिन हम बात करते हैं यहां कि पतंगबाजी आनंद का समय है, लेकिन इसका डार्क साइड और है। एक पतंगबाजी करते करते हम ये भूल जाते हैं कि बहुत से निर्दोष मासूम पक्षी इन पतंगों की चपेट में आते हैं। इन पतंगों का जो एक तेज इनका जो चैन होता है, जो धागा होता है, उससे ये कट करके मर जाते हैं। बहुत ही ज्यादा घातक। आप अपने यहाँ क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ पतंगबाजी इतनी खास नहीं होती है, लेकिन शहरों में पतंगबाजी जब होती है तो पक्षी बिल्कुल उड़ ही नहीं पाते हैं और जो भी पक्षी इनकी चपेट में आता है वो अपनी जान गंवा बैठता है।
इसीलिए रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट भी आपके चैप्टर जो दिया गया है रिपोर्ट राइटिंग का, ग्रामर का पोर्शन दिया गया है किताब में, उसी में से रिपोर्ट दी हुई है। यहां से आगे मैं जो रिपोर्ट लिखाऊंगा और सभी को मैं 1 2 3 जो भी हैं सभी को ध्यान रखना, जैसे ही रिपोर्ट टॉपिक आपका समाप्त होगा, आर्टिकल रिपोर्ट दोनों के और इसके अलावा आपका क्या कहते हैं लेटर राइटिंग, ये टॉपिक आपका 3 दिन में 2 दिन में समाप्त हो चुका होगा, 4 दिन में समाप्त हो चुका होगा। ये टॉपिक जैसे ही समाप्त होगा, आपके रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल स्पीच राइटिंग, इसके अलावा लेटर राइटिंग में जितने भी पत्र दिए हुए हैं वो सभी पत्र आपको पीडीएफ के माध्यम से और भेज दिए जाएंगे। यानी कि जो मैं लिखा है, बहुत सारे लिखा दिए मैंने, 10-15 के अलावा तो मैं 15-16 तो मैं वो लिखा दिया आर्टिकल स्पीच, 10-12 तो आपके ये हो जाएंगे क्या कहते हैं रिपोर्ट हो जाएंगे, 10-12 आपके क्या कहते हैं पत्र हो जाएंगे। वो सभी इसके अलावा जो आपकी किताब में दिए हुए हैं, किताब के पीछे दिए हुए हैं, वो सभी आपको और पीडीएफ में डाल दिए। हालांकि मैं लिखा दिए उनमें से भी, उनमें से 1-2 मैंने आपको लिखा दिए हैं और भी आपको यहां लिखा दिए जाएंगे। अब बात करते हैं काइट फ्लाइंग फाइटर फॉर बर्ड्स। के गुप्ता, द रिपोर्टर ऑफ पत्रिका, राजस्थान पत्रिका का रिपोर्टर के गुप्ता, वो यहां रिपोर्ट लिख रहे हैं किस बात पर, काइट फ्लाइंग फाइटर फॉर बर्ड्स। यहां सबसे पहले आपको स्थान लिखना है, जयपुर से ही प्रारंभ कर देते हैं। जयपुर में इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव रहा है। जयपुर, समय भी कुछ भी आज का लिख दीजिए, कल का लिख दीजिए, जनवरी का समय लिख दीजिए, 10 जनवरी, जनवरी के आसपास ही अधिक होता है ये, क्योंकि उस समय मकर संक्रांति का जो उत्सव होता है उस समय ये अपने चरम सीमा पर होता है और पक्षियों के लिए बहुत ही घातक होता है। इसमें बहुत सारे पक्षी मारे जाते हैं। वो जो शार्प ट्वेन होता है, तीखा पैना जो धागा होता है, उससे कट जाते हैं और उनका उपचार भी समय पर नहीं हो पाता, क्योंकि कोई व्यक्ति पक्षियों की ओर ध्यान देता ही नहीं है। इसके ऊपर हम यहां रिपोर्ट तैयार करेंगे। काइट फ्लाइंग हैज बीन, ध्यान रखना ये रिपोर्ट आपकी एक्सीडेंट और इवेंट दोनों की नहीं है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन मान लीजिए इसको, ये पास्ट टेंस में नहीं लिखाई जाएगी कि कोई घटना घटित हुई है या हमने कोई फंक्शन का आयोजन किया, नहीं, ये तो एक फैक्ट बता रहा है कि काइट फ्लाइंग वर्तमान की बात कर रहा है। काइट फ्लाइंग कैसे पक्षियों के लिए घातक है, क्या है। काइट फ्लाइंग हैज बीन, काइट फ्लाइंग यानी कि पतंगबाजी, हैज बीन बन गया है, ए मीन्स एक साधन, फॉर अम्यूजमेंट, मीन्स ऑफ अम्यूजमेंट, ऑफ लगा देंगे, फॉर एज, काइट फ्लाइंग पतंगबाजी, हैज बीन, ए मीन्स, हैज बीन हो गया है, बन गया है, ए मीन्स मान एक साधन, किसका साधन बन गया है, ऑफ अम्यूजमेंट मान किसका, मनोरंजन का, फॉर एज माने किससे, युगों से। प्रिय विद्यार्थी ध्यान रखना, एज माने उम्र भी होती है, लेकिन एज माने क्या होता है, युग भी होता है। इट गिव्स, यह देता है, प्लीथोरा, ऑफ प्लेजर,
to the people who fly kites। यहां आप एक शब्द भी लिख सकते हो, ऐसा मैंने इसमें दो शब्द जोड़ने के लिए इतना लंबा लिखा है कि यह देता है प्लीथोरा ऑफ प्लेजर, आनंद का पल, आनंद का समय देता है, टू द पीपल, लोगों के लिए, हु फ्लाई काइट्स, जो क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। लेकिन यहां आप फ्लायर लिख सकते हो, टू द काइट फ्लायर्स, किनको, पतंगबाजों को ये क्या देता है, क्या कहते हैं, आनंद का समय भी देता है। ध्यान रखिए प्रिय विद्यार्थियों, पक्षियों पर विशेष एक मूवी भी बनी हुई है, आपने देखी होगी, उसकी रोबोट 2.0 मूवी बनी हुई है। उसमें वास्तविक रूप से जो फोकस किया गया वो इस बात पर किया गया है कि पक्षियों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। उसमें पतंगबाजी का तो इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन उसमें जो इन मोबाइल फोन से जो रेडिएशन निकलता है उन पर विशेष फोकस किया गया है कि उनसे बहुत सारे पक्षी प्रतिवर्ष प्रतिदिन मारे जाते हैं। और उसमें जो एक पक्षी विज्ञानी होते हैं, वो पक्षी विज्ञानी बहुत सारा अच्छा मतलब प्रयास भी करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति, द पॉलिसी मेकर्स आल्सो डिड नॉट पे एनी हीड टुवर्ड्स हिज एडवाइस। यानी कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्धारक लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने भी उस मूवी में देखा, उन लोगों ने भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं वो कोई मोबाइल फोन की कोई कंपनी नहीं है कि हम पतंगबाजी यदि ना करें तो पक्षियों को, हम बहुत सारे पक्षियों को बचा सकते हैं, इनोसेंट जो क्या कहते हैं बर्ड्स हैं, हम उनको बचा सकते हैं। और दूसरी बात हम जो करते हैं यहाँ कि बहुत सारे पक्षी अब बचाए जा सकते हैं जिसमें कोई भी अर्थव्यवस्था का भी मतलब नहीं है, कोई भी अर्थव्यवस्था का, यानी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, यहां इकोनॉमी की बात करते हैं कि मोबाइल फोन के रेडिएशन से जो फिल्म में बताया गया था इकोनॉमी प्रभावित होती है, लेकिन इस काइट फ्लाइंग से कोई इकोनॉमी प्रभावित नहीं होती है। इसलिए यहां आपको यह है कि स्वयं लोगों को ही समझना होगा कि काइट फ्लाइंग को अब बिल्कुल ही मना कर दें। और जो भी पक्षी, यदि किसी को घायल मिलता भी है काइट फ्लाइंग वजह से, तो उनको सहायता प्रदान करें, उसको फर्स्ट एड प्रदान करें। बट देयर इज आल्सो ए डार्क साइड of this great source of entertainment। लेकिन देयर इज आल्सो ए डार्क साइड, एक अंधेरा पक्ष है। मैंने ये भी आपको बता दिया शुरुआत में कि किसी भी पॉइंट के, किसी भी पहलू के दो साइड होते हैं। एवरी कॉइन हैज टू साइड और टू एस्पेक्ट। दो कॉइन होते हैं, एक कॉइन होता है जिसके दो हिस्से होते हैं, दो पहलू होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसका एक पहलू तो यह है कि ये लोगों को बड़ा आनंद प्रदान करता है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि लोगों को आनंद प्रदान करने के अलावा ये एक बहुत बड़ा यानी घातक, फैटल रोल प्ले करता है, घातक रोल प्ले करता है पक्षियों के लिए। बट लेकिन देयर इज आल्सो डार्क साइड, एक गलत या गहरा काला पक्ष भी ऑफ दिस ग्रेट सोर्स, इस बड़े स्रोत का, ऑफ इंटरटेनमेंट माने मनोरंजन का। एवरी ईयर, प्रतिवर्ष, thousands of innocent birds come into contact of kites। पतंगों के किस में आते हैं? come into contact of the sharp twine of
kite and get injured badly। कहने का मतलब प्रति वर्ष थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट बर्ड्स, हजारों मासूम पक्षी कम आते हैं इनटू कॉन्टेक्ट, संपर्क में, ऑफ द शार्प ट्वाइन। इस शार्प माने पैने, तीखे, ट्वाइन माने मांझे के। जो ट्वाइन माने मांझा कह सकते हो, धागा जो होता है किसी पतंग का उसको मांझा ही कहते हैं, यानी जिसको पतंग को उड़ाते हैं वो क्या कहलाता है, ट्वाइन। जो पैना जो धागा है, विशेषकर हम बात करते हैं चाइनीज धागे की, एक बार वो चली थी कि चाइनीज पतंग जो होती हैं उनको उनका इस्तेमाल न करो, वो बहुत ही पैना होता है, हाथ वगैरह कट जाते हैं उससे, बहुत से पक्षी मारे जाते हैं। ये तो प्रतिवर्ष थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट बर्ड्स, हजारों मासूम निर्दोष पक्षी कम आते हैं इनटू कांटेक्ट, संपर्क में, ऑफ द शार्प ट्वाइन माने पैने, तीखे, ट्वाइन माने किसके, मांझे के, ऑफ काइट माने पतंग के, एंड गेट इंजर्ड बैडली, और बुरी तरह से क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका आधे से थोड़ा सा कम है काइट फ्लाइंग का। यहां से आगे रिपोर्ट राइटिंग की जो हम बात करते हैं वो कल करेंगे इसी को, और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में भी रिपोर्ट आपकी शुरुआत यहां कर चुका हूं। ध्यान दीजिए, आपको अधिक से अधिक वही रिपोर्ट यहां वही आर्टिकल मैंने लिखाए हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं और जो एग्जाम में आते हैं आपकी किताब में दिए हुए हैं, और यहां से आगे भी आपको रिपोर्ट वही लिखाई जाएंगी जो आपके उसमें सिलेबस में दिए हुए हैं। अधिक से अधिक इन क्लासेस का लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करें। अधिक से अधिक आप मेहनत करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आप इन क्लासेस का लाभ उठा पाओगे, क्योंकि इस महामारी के दौरान जो व्यक्ति अपने घर पर है वो सुरक्षित है, लेकिन घर पर बैठ करके भी आप अपनी कक्षाओं को क्या कहते हैं, सुचारू रख सकते हैं। तो यहां बात कर रहा था मैं अंग्रेजी के बारे में। 3 टॉपिक आपके चल रहे हैं, तीसरा टॉपिक चल रहा है। 3 टॉपिक आपके 2 दिन बाद हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद आपकी शॉर्ट कंपोजिशन के 5 टॉपिक हैं, उनमें समय नहीं लगेगा। इसके बाद बात करते हैं तो पैसेज जो है, कंप्रेहेंशन पैसेज 9 नंबर का आता है, और एक आता है आपका 6 नंबर का, जिसमें 4 नंबर के आएंगे नोट मेकिंग और 2 नंबर की आपको आएगी समरी। ये आपके 15 नंबर का ए सेक्शन। इसके बाद में बी सेक्शन आपका 25 नंबर का आता है, इसमें से 21 नंबर के लगभग हो चुके हैं, और 4 नंबर का शॉर्ट कंपोजिशन आएगा, उसके बारे में हम इसके बाद बात करेंगे। ओके डियर्स, मैं आशा करता हूं आपकी क्लास बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, इन ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठा रहे हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच।